आपकी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूं। बाकी अगर कुछ भी रहता है तो उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो टॉपिक है मेज़र ऑफ मनी सप्लाई है, जो ये बताता है कि हमारे इकनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, यानी कहने का मतलब हम लोगों के पास कितने मनी अवेलेबल हैं और कितना एज अ मार्केट में फ़्लो हो रहा है मनी। अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएंगे और अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख सकते हैं। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि मनी सप्लाई होता क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है लेट अस से समथिंग ब्रीफली अबाउट द डिमांड फॉर मनी। इट ऑब्वियसली obvious that unlike other consumer goods, money is not the demanded for its own sake and nor does to possess any until to safety। आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि इट रिप्रेजेंट जनरल परचेजिंग पावर। जो मनी है, मनी सप्लाई है, एक तरीके से जनरल परचेजिंग पावर है। सामान्य तौर पे हम जो है सामान जो भी खरीदते हैं तो उसके लिए हमें मनी की तो ज़रूरत पड़ती है। एंड इज़ डिमांडेड बिकॉज इट हेल्प पीपल टू गेन कमांड ओवर द गुड्स एंड सर्विस विच पॉजेस अनटिल। कहने का मतलब वही चीज़ है कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो ओबियसली आपको मनी पे करना पड़ेगा। तो वही गुड्स और सर्विस को परचेज़ करने के लिए जो भी आप मनी वगैरह पे करते हो वो इसीलिए इसके लिए ज़रूरत भी है। इट ऑल्सो ट्रू दैट द मनी इज़ अ barren unproductive asset, does not yield to anything, and other asset like a stock and share and house yield return and divide and rent. Money given loan also yield to interest, but even that people, household as well as firm do hold their wealth in firm money for three purposes। कहने का मतलब है कि जो भी हैं, चाहे हाउस होल्ड हो या फर्म हो, वो कहीं ना कहीं मनी को जो है पोजेस करके रखते हैं, यानी अपने पास रखते हैं। उन्हीं की चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि टोटल कितना मनी मेजर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मनी सप्लाई के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है। तो तो यहाँ से आप देखिए, ये रहा, आपको यहाँ से चीज़ों को देखना है कि द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई डिनोटेड बाय M1। M और M1 कहने का मतलब जो सिंपल यानी मनी मेजरमेंट सप्लाई है उसको M और M1 से डिफाइन करते हैं, जिसमें कंसिस्ट ऑफ करेंसी विद द पब्लिक, जिसमें आपका वो पैसा जो लोगों के पास नोट और कॉइन के रूप में लोगों के पास घर में है। और उसमें आ जाता है, सेकंड आ जाता है डिमांड डिपॉजिट यानी DD, यानी कि कॉमर्शियल बैंक में लोगों के जो पैसे हैं, यानी हम जैसे लोगों के पैसे आपने देखा होगा, हम PNB वगैरह HDFC ICICI बैंक में जो है पैसा जमा कराते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। थर्ड इज़ RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी डिपॉजिट है वो भी मनी सप्लाई यानी मनी मेजरमेंट सप्लाई के अंदर आता है। तो कहने का मतलब करेंसी इंक्लूड कॉइन्स एंड नोट आउट ऑफ विच कॉइन एंड 1 रुपी आर इशू बाय द यहाँ लिखा, हाँ, विच कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपी 2 एंड अबव आर इशू बाय द RBI। जिसमें कह रहा है कि कोई भी नोट हो एंड कॉइन्स हो 1 रुपीज़ का, जो कि कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट इशू करता है, और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो RBI इशू करता है। ठीक है ना। ऑल दिस लीगल टेंडर मनी डिमांड डिपॉजिट आर डिफाइंड एज अ बैंक डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड थ्रू द चेक एंड अदरवाइज। यानी जो लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो पैसा अपना वो निकाल भी लेते हैं बैंक के थ्रू, तो उनको क्या करना पड़ता है, चेक से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे पास ATM कार्ड है, हम ATM के कार्ड से भी जो है पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये हम चीज़ें पुराने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम चेक का ही कहेंगे कि बैंक में जो भी डिमांड डिपॉजिट रहता है, जो लोगों का पैसा रहता है, उसको हम चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दीज डिपॉजिट कैन सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इफ़ दीज आर एक्सेप्टेबल टू अदर पार्टी, इफ़ नॉट एक्सेप्टेबल दीज कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर आप किसी को पे करना चाहते हो तो आप इसी बैंक से आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पे कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे कैश में भी निकाल सकते हो। ठीक है,
तो अदर डिपॉजिट ऑफ द आरबीआई आर डिपॉजिट अदर देन दोज गवर्नमेंट एंड बैंक्स। कहने का मतलब आपको पता है आरबीआई के पास जो भी पैसा रहता है वो गवर्नमेंट का पैसा रहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके पैसे रहते हैं। एंड फॉरेन रिजर्व जैसे फॉरेन करेंसीज वगैरह जो होती है वो भी आरबीआई के पास होती है, ठीक है। तो कह रहा है दे इंक्लूडेड डिमांड डिपॉजिट ऑफ क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक आईडीबीआई, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट एंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एटीसी। इन सब के जो पैसे लेन देन है जो आरबीआई करता है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रॉपरली तरीके से बताया कि जब हम मेज़र करते हैं मनी सप्लाई का, जिसे हम M1 से डिनोट करते हैं, इसमें क्या रहता है, करेंसीज यानी जो लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा है, चाहे वो नोट हो या कॉइन्स हो। एंड दूसरा इज़ डिमांड डिपॉजिट, जो कॉमर्शियल बैंक में लोगों के पैसे जमा हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है जो भी रिज़र्व है, तो इसको बोलते हैं ओडी यानी अदर डिपॉजिट। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रहा M1 इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। तो अगर आपको आंसर लेना है तो आप यहाँ से आंसर को आप जो है पूरा पढ़ सकते हैं और उसी के हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लगाना चाहते हो तो ये वर्ल्ड बैंक तक जो है आपका आंसर बन जाता है। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिख देना है साथ में, जो कि मनी सप्लाई से रिलेटेड है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में क्या आता है, C यानी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, C को हम इस नाम से जानते हैं। डबल डी अभी मैंने बोला डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। एंड अदर डिपॉजिट जो वो पैसा जो आरबीआई के पास रखा है उसको हम अदर डिपॉजिट कहते हैं। M2 में क्या आता है, M2 में M1 के सारे एलिमेंट आएंगे और प्लस उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा कि पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक या डिपॉजिट है वो भी आपका जो है M2 बन जाता है। कहने का मतलब M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या आएगा, M3 में M1 रहेगा यानी M1 के पूरे एलिमेंट रहेंगे और उसमें फिर ऐड हो जाएगा नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। एंड लास्ट नॉट लीस्ट फोर्थ M4 जिसमें M3 यानी M3 के एलिमेंट, जब मैं M3 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब उसमें M1 भी है, नेट टाइम डिपॉजिट है और उसके बाद है पोस्ट ऑफिस में सेविंग, ठीक है। और जिसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये नहीं होना चाहिए उसमें, बाकी पोस्ट ऑफिस सेविंग में कर सकते हैं। तो ये कुछ मनी सप्लाई है जिनको हम इस नाम से क्लियर करते हैं और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको जो है अच्छे से पढ़ना है। बाकी और डिटेल है इसकी और वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो मेन आपका क्वेश्चन बनता था मनी सप्लाई से रिलेटेड वो यही है, बाकी सारी कहानी लिखी हुई है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ थ्योरी मनी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फटाफट इसको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो कह रहा है यहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या हम कह दें इसे फिशर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ से आपने पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चेंज इन जनरल प्राइस लेवल आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। कहने का मतलब है अगर प्राइस लेवल में चेंज आता है तो कहीं ना कहीं आपका क्वांटिटी ऑफ मनी में भी जो है, जो मार्केट में पैसा फैल रहा है उसमें भी कमी आता है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका प्राइस लेवल, कहने का मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका मनी जो है मार्केट में फ्लो जो है, कहने का मतलब है ना, डायरेक्ट रिलेशन बोल रहा है ना, तो कहने का मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस लेवल ऑफ कह रहा है ना कि चेंज इन प्राइस लेवल आर डायरेक्ट रिजल्ट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे कह सकते हैं कि एम वी इक्वल्स टू पी टी, ठीक है, जहाँ पे M का क्या मतलब है, M फॉर स्टैंडिंग फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यानी M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जिसमें V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी नंबर ऑफ टाइम यूनिट, यानी कितना टाइम जो है मनी में चेंजेस आया है, ठीक है। और P का मतलब है प्राइस लेवल एंड T का मतलब है ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा।
इसको एग्जाम्पल में भी इन्होंने एक तरह से समझा रखा ताकि आप जो है समझ सकते हो। कह रहा है कि इफ़ अ 100 रुपीज़ नोट चेंज हैंड 10 टाइम्स ड्यूरिंग अ मंथ इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ 1000 रुपीज़ नॉट अ 100। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये 100 रुपये 10 लोगों के हाथों में जाता है 10 बार तो कहीं ना कहीं इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ 1000 रुपीज़। तो ये कहने का मतलब ये 1000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन है, नॉट अ 100। एंड MV स्टैंड फॉर इफेक्टिव सप्लाई ऑफ मनी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपको 100 रुपये दिए तो आपने भी पेमेंट कहीं और 100 कर दी, तो ये जो 100 के उसने भी किसी और को 100 की पेमेंट कर दी और आगे चल के उसने, तो कहने का मतलब पूरे मार्केट में अगर 10 टाइम्स भी वो जो है पूरे महीने घूमा है तो कहने का मतलब वो 1000 रुपये के बराबर फंक्शन करेगा, ना कि 100 रुपये के गाड़ी। तो कह रहा है MV स्टैंड फॉर इफेक्टिव सप्लाई ऑफ मनी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन P स्टैंड फॉर एवरेज, P स्टैंड फॉर एवरेज प्राइस लेवल एंड T फॉर वॉल्यूम ऑफ रियल ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो PT द मनी वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स, तो इसीलिए हम इक्वेशन को MV इक्वल्स टू PT बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। इफ़ रेफर टू द सिंपल फैक्ट विच हैज़ टू बी ट्रू अंडर all circumstance that stock of money multiplied by its velocity यानी the total number of money supply is always equals to total value of all transactions। कहने का मतलब 100 रुपये 10 टाइम हुआ है तो कहने का मतलब वो आपका 1000 के बराबर हो ही गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, अ चेंज इन एनी 4 वेरिएबल जैसे M, V, P और T में द compensated by the equal change in one and more remaining variable। For example, if amount of real transaction increase but money supply is fixed either until money will be used greater number of time carry out large volume transaction increase the average price level must be fall। अगर रियल ट्रांजेक्शन इंक्रीज है लेकिन मनी सप्लाई जो है वो फिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगी एंड एवरेज प्राइस जो है वो आपका कम होगा। और वहीं अगर ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुआ है 500 से 1000 और M जो है वो कांस्टेंट है एट 500 एंड V जो है वेलोसिटी है मस्ट डबल और P मस्ट फॉल ऑन 1/2 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। इनको आराम से कैलकुलेट भी कर रखा है, आप चाहो तो एक बार इसको रीड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रखा है, आप चाहो तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार एक क्वेश्चन से सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और क्लियर हो। यहाँ पर कह रहा है इवेल्युएशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी में अगर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है इफ़ M इक्वल्स टू 200 है एंड V इक्वल्स टू 6 है एंड M जो है आपका M से यानी M से M डैश हो गया, इसका मतलब 500 ये बढ़ गया एंड वेलोसिटी जो है यानी V जो है वो 4 हो गया एंड ट्रांजैक्शन टोटल 1600 हो गए। तो देन हम P को रिगार्डिंग कैसे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कह रहा है P इक्वल्स टू MV प्लस M डैश प्लस V1 डिवाइड बाय T यानी कि ट्रांजेक्शन्स। तो अगर यहाँ देखें पहले जो है आपका मनी जो है वो 200 था, देन वेलोसिटी आपकी 6 थी, प्लस जब आपका 500 मनी हो गया तो देन आपकी वेलोसिटी 4 हो गई। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे और ट्रांजेक्शन 1600 है तो 3200 डिवाइड बाय 1600 टू द वैल्यू ऑफ मनी कैन बी डिटरमाइंड बाय द जो है आपका 1P इक्वल्स टू T अपॉन में MV प्लस MV डैश एंड MV1। तो एक बार 1 केस कह रहा है आपका ये जो 2 निकल कर आए इसे 1 से डिवाइड कर दिए 0.5। ठीक है, तो 0.5 आपका ये हो गया। और अभी कह रहा है कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, तो ये सिंपल सा आप देखिए कि आपका जो फॉर्मूला है वो MV प्लस M डैश प्लस V डैश डिवाइड बाई T है। तो आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हो, अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद
इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और है मनी क्रिएशन का, और उसके बाद जो है ये आपका चैप्टर क्या, ये पूरी बुक ख़त्म है। और इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे जो है सेंड कर सकते हैं मैं टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूँगा, या अदरवाइज़ आप कमेंट मेरे को कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक है नॉट लीस्ट क्रेडिट क्रिएशन, यानी मनी क्रिएशन कह सकते हैं इसे, कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पता हो कॉमर्शियल बैंक कैसे, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि कॉमर्शियल बैंक जो है हमारा पैसा अपने पास रखता है और वापस फिर हम उससे निकाल लेते हैं, तो वो प्रॉफिट कमाता कैसे है, तो सवाल ये भी एक बड़ा है। तो इसीलिए जो बैंक वाले हैं वो पैसा कमाते कैसे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल सा आपको समझा सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा, सबसे पहले क्या है कि देखो, सबसे पहले अगर आपको पता हो कि आप जब भी पैसा बैंक में जमा कराते हो तो बैंक वाले आपसे पैसा ले लेते हैं और आपका एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, और उस अकाउंट में आपको एक नंबर, डिजिट नंबर आपके अकाउंट में चढ़ जाता है। जैसे कि आपने 1,00,000 रुपये जमा कराए, तो आपने 1,00,000 रुपये कैश आपने उन्हें दे दिया। अब वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये नंबर डिजिट चढ़ा दिया और वो कैश अपने पास रख लेता है। अब उसको ये लगता है कि ये बंदा जो है 1,00,000 रुपये धीरे धीरे करके निकालेगा, एक साथ तो निकालेगा नहीं, और वैसे भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, आप जब चाहे तब आप निकाल सकते हो, लेकिन आप पूरे पैसे नहीं निकालोगे, ये भी बैंक जानता है। तो जो आपने कैश आपने 1,00,000 रुपये दिया है उसका वो कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, और बाकी जो है वो लोन के रूप में कैश किसी और को दे देता है। तो ऐसे ही अगर हम कहें कि अगर मैं बात करूं कि अगर 1,00,000 रुपये आपने बैंक में जमा कराए, उसका 20% वो अपने पास रख लेगा, बाकी का जो है वो उसको जो है लोन के तौर पे दे देगा। और अगर किसी को वो लोन भी देगा ना, तो कैश में नहीं देके उसका एक अकाउंट ओपन करेगा और उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा। तो कहने का मतलब पैसा तो कहीं गया ही नहीं, आपका कैश वहीं का वहीं है, बस वो फ्लो होता गया धीरे धीरे। अब जब भी आप पैसे निकालोगे अपना टाइम पे आपका पैसा रहेगा ही बैंक में। और अगर बाई चांस अगर आपने 1,00,000 रुपये निकाले, तो ऐसे ही आप जैसे बहुत लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उनके पैसे भी वहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो इससे वो जो है पैसा कमाते हैं। तो इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन, सिंपल से मेथड में। तो जैसे आपने 1,00,000 रुपये जमा कराया कैश, ठीक है। अब ये बैंक जो है क्या करेगा, जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट है 1,00,000 रुपये, यानी ये आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपके पास किसी ने पैसा जमा कराया है तो आपकी लाइबिलिटी है। और उसके बाद आपके पास कैश आ गया, तो कैश में भी 1,00,000 रुपये। अब क्या करेगा, अब ये बंदा क्या करेगा, 20 एज अ रख के अगेंस्ट लोन, यानी किसी को लोन दे देगा 80,000 रुपये। अब ये किसी को लोन देगा तो सीधी सी बात है वो लोन जो है बंदा बाद में पे कर ही देगा। और सेकेंडरी डिपॉजिट कितना आ जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिटरी मतलब अब इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, 80,000 रुपये, क्योंकि अगर वो लोन का पैसा नहीं देता तो इस पर 80,000 चढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखो कि लाइबिलिटी 180 हो गई और टोटल एसेट भी जो है 180 दिखा रहा है, और कह रहा है द बैंक गिवन लोन अमाउंट 80,000 कीप 20,000 रिजर्व अगेन द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। जैसा कि मैंने कहा कि 1,00,000 के अगेंस्ट जो है आपको 20,000 रुपये रखने पड़ेंगे, ताकि जो बंदा पैसा लेने आया है, जो जिसने पैसा आपको 1,00,000 रुपये दिया है, अगर उसको थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो उससे निकाल सकता है, ठीक है। ऑल लिखा है ना, ऑल दोज हुम चेक आर पेड बाय द बोरो डिपॉजिट देयर चेक इन बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। अब थर्ड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज तो आपने देख लिया, फर्स्ट स्टेज में उसने पैसा लिया, सेकंड स्टेज में उसने जो है लोन वगैरह तौर पे दिया, एंड थर्ड स्टेज में क्या आएगा, आपका डिपॉजिट 1,00,000 है, अब उसके पास कैश कितना है 20,000, एंड लोन कितना दिया था उसने 80,000। तो कहने का मतलब है उसके पास 1,00,000 रुपये आ ही गए हैं, और डिपॉजिट भी उसका 1,00,000 था, बराबर है। लेकिन आपको मैं बता दूं आपकी एसेट इंक्रीज़ हो गई है 80,000 से, क्योंकि आपने किसी को लोन दिया है तो वो कहीं ना कहीं वापस तो पैसा करेगा ना 80,000, तो आपके पास पैसा आ गया। तो आप जो है इसको
आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो यानी कि आपका क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, और जो भी डाउट होगा हम उसको अगली क्लास में हैंडल करेंगे। तो मिलते हैं।